अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट चैप्टर पे, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये है कि लेजिस्लेशन वर्ड का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये जो वर्ड है लेजिस्लेशन, इसका सिंपल मतलब है कि जो भी लॉ लेजिस्लेचर के थ्रू यहाँ पे बनाया जाता है उसको हम लोग लेजिस्लेशन कहते हैं, या फिर लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग पावर, उसी को लेजिस्लेशन कहा जाता है। बट अभी हम सिंपल लैंग्वेज में यही समझ के रखेंगे कि लेजिस्लेशन का मतलब यहाँ पे है कि वो पावर जो कि किसी लेजिस्लेचर के पास में होता है, या फिर वो लॉ जो कि किसी लेजिस्लेचर के थ्रू यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, मतलब बेसिकली जो लॉ सरकार बनाती है उसी को हम लोग यहाँ पे लेजिस्लेचर कहते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में संविधान के मतलब बेसिकली हमारा कंट्री में सब जो भी चीज़ है उसको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशियरी। तो वो जो लेजिस्लेचर जो यहाँ पे लॉ बनाता है उसी को हम लोग यहाँ पे लेजिस्लेशन कहते हैं। अब लेजिस्लेशन का यहाँ पे अगर हम नेचर एंड स्कोप की बात करें कि लेजिस्लेशन का क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो सबसे पहला जो बात है वो यही है कि एब्रोगेटिव पावर। इट हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड और रिपील एग्जिस्टिंग लॉज दैट आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेवरल सोर्सेज। ऑल्सो लेजिस्लेशन हैज़ बोथ अ कॉन्स्टिट्यूटिव एंड एन एब्रोगेटिव फंक्शन। मतलब बेसिकली किसी भी लॉ को ख़त्म करना, ये जो पावर है वो सिर्फ लेजिस्लेचर के पास में ही है। हमारे देश के जितने भी यहाँ पे कोर्ट वगैरह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी लॉ के तहत काम कर सकते हैं, और अगर कोई लॉ उनको पसंद नहीं आता है तो वो उसको सिर्फ रिपील करने के लिए बेसिकली एक रिक्वेस्ट टाइप का कर सकते हैं लेजिस्लेचर को। बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी रिपील करने का काम होगा या फिर जो भी अमेंड करने का काम होगा वो लेजिस्लेचर ही करता है, वो लेजिस्लेशन ही करता है। मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद से किसी एक्ट को अमेंड नहीं कर सकता और वो खुद से किसी एक्ट को रिपील नहीं कर सकता। ये जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के ही पास में है। इसके बाद आता है इफेक्टिवनेस। लेजिस्लेशन अलाउज फॉर अ मोर इफेक्टिव डिवीजन ऑफ लेबर बाय सेपरेटिंग द टू फंक्शंस ऑफ मेकिंग एंड एनफोर्सिंग द लॉ। एज अ रिजल्ट एफिशिएंसी इंप्रूव्स। अब देखो, लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ लॉ बनाने का काम करता है, वो लॉ कैसे लागू होगा वो काम एग्जीक्यूटिव का होता है। तो क्योंकि लेजिस्लेचर के पास सिर्फ लॉ बनाने का काम होता है तो वो ये काम और भी ज़्यादा इफेक्टिवनेस के साथ और भी ज़्यादा इसके साथ कर सकता है। मतलब बेसिकली और भी अच्छे तरीके से जो ये है वो काम कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ लॉ बनाना है, वो लागू कैसे होगा और उसका पालन कैसे होगा ये सब जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव का काम है। फिर इसके बाद में है डिक्लेरेशन। इट इस्टेब्लिशेस दैट लीगल कंसेप्ट्स विल बी नोन बिफोर दे आर इनैक्टेड। जस्टिस रिक्वायर्ड दैट लॉज विल बी नोन बिफोर दे आर इम्प्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट। येट द ईज लेजिस्लेशन ऑपरेट्स रेट्रोस्पेक्टिवली, अप्लाइंग टू फैक्ट्स दैट occurred before the law was enacted. In its application, statute law is rarely retrospective. Then legislation passes the test of a court of justice's interpretation of the statute. If any changes to the adopted law are suggested, they are disclosed and public input is sought. It establishes that legal concepts will be known before they are enacted. Justice requires that laws be known before they are implemented and enforced by the courts, yet the ease legislation operates retrospectively. एक सेकेंड, ये कुछ क्लियर नहीं है डिक्लेरेशन, ये क्या यहाँ पे कहना चाहता है, इतना दैट इज नॉट क्लियर। फिर इसके बाद है रिलायंस ऑन अनइंटेंशनल लेजिस्लेशन। बिकॉज द लेजिस्लेशन इज सेल्फ कंटेन्ड एंड इमर्जेस एज द अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ, इट डज नॉट हैव टू विथस्टैंड स्क्रूटिनी अंटिल द इनिशियल केस ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब बेसिकली ये जो लेजिस्लेशन होता है दैट इज सेल्फ कंटेन्ड एंड इमर्जेस एज द अथॉरिटेटिव सोर्स ऑफ लॉ। अच्छा, बेसिकली देखो लेजिस्लेचर जो होता है उसको किसी आदमी के द्वारा कोई स्क्रूटिनी वगैरह उसमें नहीं करना होता है। मतलब बेसिकली जो लॉ लेजिस्लेचर
जो लॉ लेजिस्लेचर से बन के आ गया, अब उसको कोई दूसरा आदमी यहाँ पे चेक नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिकली दिस इज मतलब बेसिकली लेजिस्लेशन में क्या होता है कि जो भी चीज़ लेजिस्लेचर ने बना करके भेज दिया है वही चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है, उसके उसके तहत मतलब उसके अलावा और कोई अलग से यहाँ पे कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। मतलब बेसिकली कोई लॉ अगर किसी पार्लियामेंट ने बनाया है तो वो लॉ जब बनेगा तो उसके बीच में कोई उसको चेक वेक नहीं करता है। ये इसका एक ये है। फिर है इनकम्पेरेबल इन फॉर्म, लेजिस्लेशन इज सुपीरियर इन फॉर्म बिकॉज इट इज़ ब्रीफ, क्लियर, इजिली एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल, वेयर एज वैल्यूएबल केस लॉ मस्ट बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ माउंटेन ऑफ ड्रॉस बिफोर द रेशियोज डिसाइडेड और केस लॉ कैन बी डिस्कवर्ड, वन मस्ट रीड द एंटायर जजमेंट। मतलब बेसिकली लेजिस्लेशन को यूज़ करके लॉ को समझना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि जो लेजिस्लेशन है वो मतलब अगर हम लेजिस्लेचर को एज अ सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर करते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा पावर है और वो किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। वाई? बिकॉज दिस इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ लॉ। लेजिस्लेचर से ही जो है हमारा सारा लॉज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होता है। तो अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट लॉ के बारे में या फिर वो लॉ जो कि जुडिशियल डिसीजन से निकलता है, तो वो बेसिकली लेजिस्लेचर के ऊपर में डिपेंडेंट है। बट ये जो लेजिस्लेचर होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट, वो किसी और के साथ उसका ना कंपैरिजन हो सकता है ना ही उसको किसी और के साथ हम लोग मर्ज कर सकते हैं। एंड लास्ट में है provisions for future cases, legislation can make rules for cases that have not yet occurred. As soon as the defect is brought to the legislature's attention, it can fill a vacancy or settle a dispute in the legal system. मतलब बेसिकली फ्यूचर के हिसाब से अगर कोई चेंजेस वगैरह करना है तो वो सिर्फ लेजिस्लेचर में ही हो सकता है। जुडिशियरी कभी भी कोई फ्यूचर केस को एंटिसिपेट करके जजमेंट नहीं दे सकती है। ठीक है, बट ये जो लेजिस्लेचर है वो ये काम कर सकता है। फ्यूचर को ध्यान में रख करके ही यहाँ पे जो लॉ है वो बनाया जाता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है कि अमेंड और रिपील करने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेचर के पास में होता है। फिर जो लेजिस्लेचर है उसका एक और एफिशिएंट डिवीज़न ऑफ लेबर उसमें हो सकता है। फिर जो ये जो लेजिस्लेचर होता है वो एक डिक्लेरेशन वगैरह दे देता है, मतलब बेसिकली उसका जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा होता है। और जो लेजिस्लेचर है उसमें मतलब उसको किसी दूसरे के साथ यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता कि ये लॉ अगर यहाँ से बन के आ गया तो वो लॉ वहाँ पे दोबारा से चेक किया जाएगा। और लास्ट में है कि जो लेजिस्लेचर है वो फ्यूचर केसेस को भी यहाँ पे ध्यान में रख करके लॉज बना सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और उसके बाद आता है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। अब देखो बेसिकली हमारा जो देश है उस देश मतलब इतना बड़ा ये देश है कि इसमें मतलब क्या बोलते हैं अनकाउंटेबल नंबर ऑफ यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एंड प्रॉब्लम्स कभी भी यहाँ पे एंड नहीं होते हैं। तो अगर सिर्फ एक ही अथॉरिटी मिल करके सभी के लिए लॉ अगर वो बनाएगी तो फिर वो तो किसी भी तरीके से ये नहीं होगा, दैट विल नॉट बी मतलब वो तो वहाँ पे वैलिड नहीं रह पाएगा। सो फॉर दिस रीज़न होता क्या है कि जो मेन पावर हाउस होता है मतलब जहाँ से सबसे बड़ा पावर होता है वो अपना पावर किसी दूसरे को डेलीगेट या फिर किसी दूसरे को जो है वो पावर यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। अब जैसे अगर हम अपने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की बात करें तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेस्ट बंगाल का लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके अंदर में अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं। अब ये जो मिनिस्ट्रीज़ हैं ये मिनिस्ट्रीज़ का जो पावर है वो इसी से आता है। बट ये जो मिनिस्ट्री है वो अगर काम करना चाहती है तो अगर उसको हर समय वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली से ही जो है अपना ये लेना पड़ेगा मतलब बेसिकली परमिशन वगैरह अगर उसको लेना पड़े तो फिर वो काम कब करेगी और बाकी का चीज़ कब देखेगी। इसी तरीके से अगर जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो अगर हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है वो परमिशन ले लेके काम करे तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी आता है वो अगर हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से पूछे कि मैं ये करूं कि ना करूं तो वो भी ठीक नहीं है। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर में जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ आता है वो अगर हमेशा इससे पूछे तो वो भी ठीक नहीं है। फिर इस डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर में जो कॉलेजेस आते हैं वो हमेशा उससे पूछे वो ठीक नहीं है। तो बेसिकली अगर हम लोग
एक ही पावर अगर हमेशा रहेगा तो वो जो पावर है वो पावर मतलब अगर एक ही पावर हमेशा रहेगा तो उस पावर के ऊपर में इतना ज़्यादा लोड पड़ेगा कि वो काम ठीक से नहीं कर पाएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेशन नाम का जो ये है मतलब ये एक कंसेप्ट होता है जिसके तहत जो सुप्रीम पावर होता है वो अपना थोड़ा सा या फिर अच्छा खासा पावर दूसरे यहाँ पे बॉडी को ये कर देता है, मतलब बेसिकली दूसरे बॉडी को वो यहाँ पे उस पावर को ट्रांसफ़र कर देता है एंड उस बॉडी के पास ये पावर रहता है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी को यहाँ पे पावर दे रखा है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने अपने सभी कॉलेजेस को पावर दे रखा है कि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो यही जो है इसे हम लोग कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसके बाद आता है और एक कंसेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अभी जो सब डेलीगेटेड का मतलब क्या होता है कि एक सुप्रीम पावर ने जिसको अपना पावर डेलीगेट किया या फिर जिसको अपना पावर ट्रांसफ़र किया, वो जब किसी दूसरे को वो पावर डेलीगेट या फिर ट्रांसफ़र करता है तो उसे सब डेलीगेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। अब जैसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ये पावर दिया गया कि आप अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं, अब वो नहीं कर पा रही है तो उसने अपने अंदर में और एक बॉडी को यहाँ पे बना दिया। अब उस बॉडी को कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जो है ये पावर दे दिया कि अब आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। तो ये जो पावर जो कि ऊपर से डेलीगेट हुआ है वो और डेलीगेट हो गया, इसी वजह से इसे हम सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। सो व्हेन द फंक्शन ऑफ अ लेजिस्लेशन is delegated to government bodies other than the legislature, the legislation created is known as delegated legislation. This is also known as subordinate legislation. ये इसका एक नाम है। Salmond has classified the legislation into two categories, supreme and subordinate legislation. Supreme law is legislation enacted by the state supreme power, the parliament. Law enacted by an authority other than the supreme authority in the exercise of the power granted to it by the supreme authority is known as subordinate or delegated legislation. Delegated legislation relies on the same superior or same authority for its continuous existence and legitimacy. The parent act delegates law making power to the executive. मतलब बेसिकली यहाँ पे वही पावर, वही सारी जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। ठीक है, मतलब बार बार वही बात बोला गया कि एक मेन लॉ रहता है, एक मेन बॉडी रहता है जिसे हम लोग पेरेंट एक्ट कहते हैं एंड वो पावर देता है किसी दूसरे को। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन है वो है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट, मतलब कितने तरीके के लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं या फिर बेसिकली लेजिस्लेचर से जो है वो कितने तरीके के यहाँ पे बॉडीज मतलब बेसिकली लीगल इंस्ट्रूमेंट्स निकलते हैं। तो जो सबसे पहला वाला हमारा यहाँ पे है वो है एक बिल। अब बिल हम लोग यहाँ पे सभी जानते हैं कि अ बिल इज अ प्रपोज्ड लॉ विच इज गोइंग अंडर कंसिडरेशन, मतलब बेसिकली जब तक कोई भी लॉ ये नहीं बन जाता, एक स्टैट्यूट या फिर एक एक्ट नहीं बन जाता है तो वो एक बिल रहता है। एंड ये मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत उतना ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, मतलब एक ऐसा लॉ जो कि बेसिकली कंसिडरेशन में है, जो कि अभी जिसके ऊपर में जांच नहीं बोलेंगे बट जिसके ऊपर में डिस्कशन वगैरह चल रहा है तो उसे हम लोग बिल कहते हैं। और वही बिल जब डिस्कशन ख़त्म हो जाने के बाद और प्रेसिडेंट के साइन के थ्रू अगर वो ये बन जाता है, मतलब वो लीगली एनफोर्सिएबल अगर वो हो जाता है तो वो उसे हम लोग एक्ट कहते हैं। इसके बाद में आता है रेगुलेशन। अब रेगुलेशन का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई एक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक होता है। ठीक है, मतलब दैट इज़ वेरी डायनेमिक। आज अगर ऐसा है तो 2-3 साल बाद उसमें चेंजेस आने ही हैं, फिर 2-3 साल बाद और चेंजेस आएगा, फिर 6 महीना बाद भी हो सकता है कि चेंजेस आ जाए। तो ऐसे चीज़ें जिनके ऊपर में बहुत ज़्यादा मतलब बार बार जो है उनमें चेंजेस आता रहता है, तो अगर हम उन चेंजेस को अगर हम एक्ट में करना चाहें तो वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि हर बार जितनी बार भी हमें चेंजेस लाना पड़ेगा हम उतनी बार हमें जो ये है जो पार्लियामेंट है उसके अंदर में मीटिंग वगैरह सब बुलाना पड़ेगा और फिर से वही जो प्रोसेस है वो यहाँ पे माना जाएगा। तो ये चीज़ बहुत हेक्टिक है एंड बार बार ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। तो इसी वजह से रेगुलेशन नाम का एक कंसेप्ट लाया जाता है, जो कि बेसिकली इसका भी मतलब ये भी दिखता उस एक्ट की तरह ही है, बट इसमें डिफरेंट बस इतना है कि जो मेन एक्ट होता है वो मेन एक्ट उस पूरे पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ पे पास्ड रहता है, बट वो जो रेगुलेशन होता है वो रेगुलेशन उस
मतलब वो एक्ट जिस मिनिस्ट्री से आता है उस एक्ट के थ्रू, मतलब उस मिनिस्ट्री के थ्रू वो रेगुलेशन बार बार बनाया जाता है। अब जैसे जो कंपनीज एक्ट है वो कंपनीज एक्ट लेजिस्लेचर के थ्रू ही पास हुआ था, ठीक है, दैट वाज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। बट कंपनीज एक्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड को डील करता है एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसी वजह से बार बार उन चेंजेस को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग लेजिस्लेचर में जो है वो लॉज बार बार नहीं ला सकते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे मतलब एक रेगुलेशन टाइप का बना दिया जाता है जहाँ पे जो चीज़ें हम एक्ट में नहीं दे सकते उन सभी चीज़ों को हम लोग उसके अंदर में दे देते हैं एंड फिर उसके हिसाब से काम किया जा सकता है। मतलब ये बेसिकली जो रेगुलेशन होता है वो एक प्रोसीजरल पार्ट यहाँ पे होता है। अब ये जो रेगुलेशन होता है वो उस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। जैसे कंपनीज एक्ट इसके अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ये पावर है कि कंपनीज एक्ट को रेगुलेट करने के लिए वो अगर कोई रेगुलेशन वगैरह यहाँ पे लाना चाहता है, मतलब बेसिकली ये एक रूल बुक टाइप का होता है, वो अगर वो लाना चाहता है तो वो ला सकता है और वो रेगुलेशंस के थ्रू वो यहाँ पे काम कर सकता है। तो मोस्ट एक्ट्स इंक्लूड अ प्रोविजन दैट क्रिएट्स अ जनरल रेगुलेशन मेकिंग पावर। रेगुलेशंस आर यूजफुल बिकॉज दे अलाउ डिटेल्स टू बी रेगुलेटेड आफ्टर एन एक्ट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट। दिस अलाउज मोर टाइम एंड अटेंशन टू detail to be taken with the regulations than might have been possible before an act was enacted by parliament and gives the executive branch of the government the flexibility to adjust regulation if circumstances change। मतलब वही बात है कि जब कुछ कुछ ऐसे लॉज होते हैं जिस फेयर को डील करते हैं वो बार बार चेंज होता रहता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन रेगुलेशन नाम का एक कंसेप्ट हमारे कंट्री में नहीं, सभी जगह है जहाँ पे जो चीज़ें बार बार चेंज होगी उनको एक अलग से रेगुलेशन में दे दो जो कि होगा उसी के साथ, बट उसमें जो है वो उसके हिसाब से बार बार उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अब इसमें भी कुछ यहाँ पे ध्यान में रखना है, वो यही बात है कि जो भी रेगुलेशन होगा वो हमेशा उस एक्ट के ही हिसाब से हो सकता है। रेगुलेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जा सकती है जो कि एक्ट के अगेंस्ट हो या फिर एक्ट के एम्बिट के बाहर हो, ठीक है। बी विद इन द लिमिट्स ऑफ देयर एक्ट्स रेगुलेशंस मेकिंग पावर, कंप्लाई विद एनी रिक्वायरमेंट्स इन देयर एक्ट सच एज रिक्वायरमेंट फॉर कंसल्टेशन विद स्पेसिफाइड पीपल और ग्रुप्स, बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस एंड इंटेंट ऑफ द एक्ट, नॉट कन्फर डिस्क्रिशनरी पावर अनलेस दिस इज अलाउड बाय द एक्ट। मतलब बेसिकली वो एक्ट का ये हो सकता है, वो एक्ट का जूनियर होता है, उसको एक्ट के ही अंदर में काम करना पड़ता है। अब जैसे कंपनीज एक्ट जो है उसमें एक प्रोविज़न है जो कि ये कहता है कि जो कोई भी पार्टनरशिप फर्म में 200 तक पार्टनर्स हो सकते हैं, पर जो रेगुलेशन होता है वो रेगुलेशन ये कहता है कि सिर्फ 50 लोग ही यहाँ पे उसके ये हो सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म में 50 से ज़्यादा पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। अब ये जो 50 का नंबर है ये कंपनीज एक्ट के अंदर में जो 200 नंबर स्टेटेड है उससे कम है तो ये चलेगा। बट अगर कभी रेगुलेशन में ये लिख दिया गया कि एक कंपनी में 500 मेंबर्स हो सकते हैं तो वो अलाउड नहीं है, उसको रेगुलेशन के ही मतलब जो रेगुलेशन है उसको एक्ट के ही अंदर में रहना है, वो एक्ट के बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। अब रेगुलेशन अब देखो रेगुलेशन जो है वो एक्ट से अलग नहीं है, वो एक्ट का ही एक हिस्सा है, ठीक है। दैट इज अ डिवीजन ऑफ द एक्ट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलेशन को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते या फिर रेगुलेशन से अगर कुछ गलत काम होता है तो उसमें कुछ हो नहीं पाएगा, नहीं, जो भी उस एक्ट के साथ होगा सभी चीज़ें रेगुलेशन के साथ भी हो सकती है। इसके बाद प्रोक्लेमेशंस एंड नोटिस। अब बहुत टाइम पे क्या होता है कि सरकार नोटिस वगैरह इशू करती है अलग अलग चीज़ों के लिए, तो ये भी एक लेजिस्लेटिव इंस्ट्रूमेंट ही यहाँ पे इसको ये कहा जाता है। मतलब अब proclamation or notice is limited to the matters allowed by the act under which it is made. However, some provisions consider the use of proclamations or notices for dealing with substantive matters in a creative manner. मतलब बेसिकली अगर कोई नोटिस वगैरह है, अब जैसे इनकम टैक्स का जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग है वो 31 जुलाई है, तो इसके रिगार्डिंग जो सरकार है वो बार बार नोटिस ला रही है, तो ये प्रोक्लेमेशन एंड नोटिस जो है वो सरकार बार बार लाती है। बट इसमें भी वही बात हो जाता है कि सरकार नोटिस जो है वो इनकम टैक्स एक्ट या फिर जो भी एक्ट के हिसाब से नोटिस लाया जा रहा है उसके बाहर ये मतलब उसके बाहर वो नहीं जा सकती है, एक्ट के ही अंदर में रहना पड़ेगा। एक्ट जो है वो सबसे ऊपर में है, उसके बाद जो भी आएगा वो उसी के नीचे रहेगा, ठीक है। इसके बाद है रूल्स और बाय लॉस। अब रूल्स तो मैंने अच्छा, ये जो रेगुलेशंस होता है, रेगुलेशंस के जैसे ही यहाँ पे रूल्स भी होते हैं,
ठीक है, रूल्स भी होते हैं, बट रूल्स और रेगुलेशंस में डिफरेंस ये है कि रूल्स जो है वो मतलब बेसिकली दैट इज, जैसे उसका नाम से ही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो एक स्पेसिफिक बॉडी है, मतलब वो एक स्पेसिफिक टाइप का स्टेटमेंट है। लेकिन जो रेगुलेशन होता है वो वो एक प्रोसीजरल टाइप का स्टेटमेंट होता है। रूल्स और रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस बस उसके सब्जेक्ट मैटर स्पेशलाइजेशन में है। जो रूल्स होता है वो, जैसे रूल से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये कोई काम करने का एक तरीका को यहाँ पे बोला जाता है, तो उसे हम लोग रूल्स कहते हैं। बट जो रेगुलेशन होता है वो बेसिकली एक्ट के ही जैसा, वो भी एक छोटा सा लॉ होता है। अब इसको अलग से इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा होंगे। बट रेगुलेशन और रूल में ये डिफरेंस है कि रूल किसी चीज़ को करने का एक प्रोसीजर है और रेगुलेशन जो है वो एक तरीके का बस एक लॉ है। और लास्ट में आता है पॉलिसीज़। तो पॉलिसीज़ मतलब बेसिकली जो सरकारी पॉलिसीज़ वगैरह होती है उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कोई सरकार ने ये पॉलिसी निकाला कि वो इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे करने वाली है, तो वो एक यहाँ पे पॉलिसी हो जाएगा। अब इसके बाद में एक डिफरेंस है जो कि है एक बिल और एक्ट के बीच का डिफरेंस। तो वो जो बिल होता है वो एक फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट है दैट हैज़ बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड इनैक्टेड इनटू अ लॉ। मतलब बेसिकली जो डॉक्यूमेंट लेजिस्लेचर में आया था डिस्कशन होने के लिए, उस पर डिस्कशन हो गया है और अब वो एक लॉ बन चुका है, तो उसे हम लोग एक्ट कहते हैं। बट बिल मतलब एक ऐसा लेजिस्लेशन जो कि अभी प्रपोज किया गया है कि हाँ ये होगा, ये ऐसा हो सकता है, बट उसके ऊपर में जो डिस्कशन है वो चल रहा है। अब लीगल स्टेटस की तरह अगर हम लोग बात करें तो जो यहाँ पे एक्ट होता है वो लीगल बाइंडिंग है। मतलब एक बार अगर एक्ट पास हो जाए तो उसके हिसाब से कोर्ट में जो केस वगैरह है वो दिए जा सकते हैं। बट एक बिल के हिसाब से वो कुछ नहीं हो सकता। जब तक बिल पास ना हो जाए तब तक ऐसा कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर जो एक्ट होता है वो होता है फाइनल स्टेज। मतलब अगर कोई लॉ यहाँ पे एक्ट बन गया है तो वो अब उसके बाद उसका और कुछ नहीं हो सकता है। पर जो बिल है वो एक इनिशियल स्टेज है, मतलब वो अभी बस स्टार्ट हुआ है। मतलब कोई भी लॉ जो है वो बिल से स्टार्ट होता है और वो एक्ट में जा करके ख़त्म हो जाता है। एक एक्ट जो है वो सभी सिटीजन के ऊपर में अप्लाई हो जाता है, बट बिल अप्लाई नहीं होता। मतलब बेसिकली जिन जिन लोगों के ऊपर में एक्ट को अप्लाई होना चाहिए उसके ऊपर में एक्ट अप्लाई हो जाता है, बट बिल जो है वो अप्लाई नहीं होता। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बेसिकली जो अगर हम इनैक्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो एक्ट है वो इनैक्ट कर दिया जाता है। मतलब बेसिकली एक्ट को अब लीगल एनफोर्सिएबिलिटी मिल गया है, बट बिल को जो है वो अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, फिर स्कोप एंड कवरेज दोनों का एक ही है क्योंकि दोनों तो बस एक ही चीज है। फिर अथॉरिटी की अगर हम लोग बात करें तो दोनों के पास में ही जो है वो, अब अथॉरिटी की अगर बात करें तो जो एक्ट होता है उसके पास में अथॉरिटी रहती है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पे पास हो गया है। बट जो ये है बेसिकली जो बिल है उसके पास में तब तक ये पावर नहीं आता जब तक कि वो संविधान से उसको पास नहीं किया गया हो। फिर अगर यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करते हैं तो जो एक एक्ट होता है वो इनडेफिनेट होता है। मतलब एक एक्ट अगर लागू हो गया तो जब तक कि उसे रिपील नहीं किया जाता या फिर जब तक कि उसे अमेंड नहीं किया जाता तब तक वो वैलिड रहेगा। बट एक बिल जो है वो जब आता है वो तब से ले करके जब तक वो बिल या तो एक्ट में नहीं बन जाता या फिर अगर वो पास नहीं हो पाता है उसका सिर्फ तभी तक ये रहता है। मतलब कोई बिल आया तो अगर वो एक्ट बन गया तो वो बिल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, अगर वो एक्ट नहीं बन पाया तो वो जो बिल है वो वहाँ पे ये हो जाएगा। मतलब वो बेसिकली दैट विल कम टू एन एंड। फिर अगर रिवीजन एंड अमेंडमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली जो एक्ट है उसको हम लोग तभी रिवाइज या फिर अमेंड कर सकते हैं जब वो वहाँ पे ये हो गया है, जब वो वहाँ पे पास हो गया है। ठीक है, और उसको अगर अमेंड यहाँ पे करना है तो उसमें लेजिस्लेचर की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर बिल में अमेंडमेंट की बात करें तो जो भी पार्टी या डिपार्टमेंट उस बिल को लाता है सिर्फ वही उसको अमेंड कर सकता है। और अगर बात करते हैं लेजिस्लेचर के रोल के बारे में तो जो एक्ट होता है
एक्ट में लेजिस्लेचर का रोल ये होता है कि उसी के मतलब बेसिकली जब तक लेजिस्लेचर नहीं रहेगा तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा। तो ये सब खैर उतना ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है नहीं, बट देखो मेन बस यही है कि जो एक्ट होता है दैट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लेजिस्लेशन एंड बिल इज़ द फर्स्ट स्टेज। एक एक्ट वो चीज़ होता है जिसके पास अब लीगल बाइंडिंग इफेक्ट है और वो कोर्ट में एनफोर्सिएबल है, बट बिल के पास में ये चीज़ नहीं रहता है। जो एक्ट होता है वो मतलब उन सभी लोगों पे और सभी मतलब उसका जो जुरिस्डिक्शन एरिया होता है वो वहाँ पे अप्लाई किया जाता है, लेकिन जो बिल होता है वो तब तक अप्लाई नहीं होता जब तक कि वो ये नहीं दे दिया गया हो। ठीक है, तो ये सब मेनली यहाँ पे हैं, ये एक बहुत बड़ा ही डिफरेंस यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा है वो है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा चीज़ है कि देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इसलिए करना जरूरी है, अपना जो पावर है उसको देना इसलिए जरूरी है, इस वाई बिकॉज जो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है दैट इज समथिंग विच इज़ मतलब देखो हर किसी अगर सिर्फ मतलब अगर कोई भी डिसीज़न हमारे वेस्ट बंगाल में एजुकेशन के रिगार्डिंग लेना है तो वो सिर्फ अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास में रहेगा तो तुम खुद सोचो कि कितना बड़ा यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो इसी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। तो सबसे पहला बात तो यही है कि यहाँ पे टाइम एफिशिएंसी है, समय की बचत होती है। बार बार वहाँ से परमिशन लेने जाएंगे, परमिशन ले करके आएंगे, फिर काम करेंगे, फिर परमिशन लेने जाएंगे, पूरा टाइम वेस्ट होगा। वो चीज़ यहाँ पे उस चीज़ से हम लोग यहाँ पे बच सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी का, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लोग रहे होंगे उनके पास ये पावर मतलब वो लोग ये काम कर सकते हैं, बट उनसे ज़्यादा जो काम है वो लोग कर पाएंगे जो कि किसी कॉलेज लेवल पे काम कर रहे हैं। तो अगर एक नॉर्मल कॉलेज का भी सारा काम एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही करवाया जाएगा तो वो लोग शायद उस तरीके का काम यहाँ पे करके ना दे पाएँ जो कि उस एकदम रूट लेवल या फिर ग्राउंड लेवल पे जो कॉलेज अथॉरिटीज़ करके दे पाएंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पे काम होता है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वही बात कि बार बार वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी बॉडी को ये लगता है कि ये डिसीज़न लेना यहाँ पे सही है वो अपने हिसाब से जो डिसीज़न है वो ले सकता है। एंड लास्ट में आता है यहाँ पे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, मतलब ये भी वही मेन बात है कि कोई भी डिसीजन यहाँ पे झट से लिया जा सकता है, रुकने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का यहाँ पे जो ये है मतलब जिसकी वजह से ग्रो कर गया, मतलब व्हाट वाज द रीज़न जिसकी वजह से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इतना ज़्यादा ग्रो कर गया। देखो सबसे पहला बात तो यही है कि पार्लियामेंट के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो हमेशा मतलब बेसिकली छोटे छोटे मैटर्स पे अपना लॉ वगैरह बनाए। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई छोटा मोटा भी अगर अमेंडमेंट लाना होता है किसी एक्ट के अंदर में तो हमें उसके लिए पार्लियामेंट बिठाना पड़ता है। तो ये पार्लियामेंट बिठाना ये कोई बच्चे का खेल नहीं है। तो इसी वजह से ये जो पार्लियामेंट के पास जो टाइम बहुत कम है और जो भी कम टाइम है उसमें भी ये लोग के पास उतना भी टाइम नहीं है। मतलब पहले तो टाइम बहुत कम है और जितना टाइम है वो भी बहुत कम है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है इसका ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हुआ ताकि वो जो बेसिकली ताकि जो यहाँ पे लॉ मेकिंग है वो ठीक तरीके से हो सके, हर बात पे पार्लियामेंट का टाइम यहाँ पे वेस्ट ना हो। फिर टेक्निकलिटी इन द मैटर, मतलब बेसिकली ये प्रीवियस आंसर के जैसा ही है। टेक्निकलिटी इन द मैटर अब देखो अगर हम बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका अगर कोई वेस्ट बंगाल का जो अब जैसे जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है या फिर जो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेलवेज़ है, ठीक है, जो रेलवे डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है वो मतलब उसका जो मेन हेड क्वार्टर है वो दिल्ली में है। बट दिल्ली में बैठ करके वेस्ट बंगाल जैसे एरिया के बारे में सारे बातें यहाँ पे कर लेना वो उतना ज़्यादा उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर वेस्ट बंगाल में जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं उनके पास भी अगर लॉ बनाने का पावर रहेगा तो ये और अच्छे तरीके से काम यहाँ पे हो पाएगा। फिर यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि बार बार वहाँ से दिल्ली में जा कर के काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक फ्लेक्सिबल तरीके से जो काम है वो हो सकता है। फिर इमरजेंसी है, अगर झट से कोई काम यहाँ पे आ गया, हावड़ा में कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो फिर उस केस में झट से जो है यहाँ पे इमरजेंसी के सिचुएशन में एकदम
फटफट से काम यहाँ पे हो सके, वो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। और एक्सपेरिमेंटेशन का भी यहाँ पे एक स्कोप रहता है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो मतलब क्या ये यहाँ पे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसी वजह से भी मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी मतलब ये वही यहाँ पे पॉइंट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सिलेबस के हिसाब से ही है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जो कि सिलेबस में मतलब ये जो क्वेश्चन ये पूछा गया है ये सिलेबस के बाहर हो, बट ये सिलेबस में भी क्यों है और कैसे है ये यहाँ पे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। यूटिलिटेरियनिज्म ये एक पॉलिटिकल थॉट है एंड इसको इन लोगों ने यहाँ पे सिलेबस में डाल करके रखा है। अब वो क्यों है ये मुझे पता नहीं। सिलेबस में इंडिविजुअलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, कलेक्टिविज्म और मार्क्सिज्म है। अब ऑब्वियस सी बात है सीपीएम का टाइम का सिलेबस है तो मार्क्सिज्म तो हर जगह रहेगा। खैर मार्क्सिज्म के ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट ये जो चीज़ यहाँ पे है यूटिलिटेरियनिज्म, इसके ऊपर में क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इसका क्या मतलब बनता है ये यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। बट फिर भी अब क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन का आने का चांसेस है। अब मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को मतलब ये नहीं समझ में आता है तो वो उसको स्किप कर दे, बिकॉज यू कांट हेल्प दिस। ये यहाँ पे बस सिलेबस में है, इसका होने का कोई चांस नहीं बनता है, फिर भी ये यहाँ पे दे दिया गया है, तो खैर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अब देखो यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है यूटिलिटेरियनिज्म, ये एक मूवमेंट है या फिर ये एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, जो कि क्या कहता है कि एक आदमी को हमेशा अपने लाइफ में यूटिलिटी या फिर किसी भी चीज़ का यूज़फुलनेस के ऊपर में ही ध्यान दे करके हर एक चीज़ के हिसाब से जो डिसीज़न है वो लेना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर मान के चलो मैं अपने लाइफ में कोई डिसीज़न यहाँ पे ले रहा हूँ कि मैं कोई काम करूँ कि ना करूँ, या फिर मैं ये चीज़ खरीदूँ कि ना खरीदूँ, मैं इसके साथ शादी करूँ कि ना करूँ, मैं वहाँ पे जाके घर खरीदूँ कि ना खरीदूँ, मैं इस तरीके से मैं इस तरीके से अपना करियर चुनता हूँ कि नहीं चुनता हूँ। तो ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये बेसिकली ये एक थॉट है जो कि ये कहता है कि हर एक आदमी को यूटिलिटी को जो है अपना बेसिस बना करके ये यहाँ पे उसको मतलब बेसिकली हर एक चीज़ को उसे इस तरीके से देखना चाहिए कि क्या वो चीज़ उसे कोई यूटिलिटी दे रहा है या फिर क्या वो चीज़ उसे कोई फ़ायदा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है। उसी बेसिस पे उसे हर एक चीज़ को यहाँ पे देखना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मान के चलो मैं एक नया फ़ोन खरीदना चाहता हूँ। अब ये जो नया फ़ोन मैं खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये उस चीज़ की यूटिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो चीज़ कितना ज़्यादा मुझे यूटिलिटी दे पाता है। क्या नया फ़ोन खरीदने से मेरे लाइफ में कोई यूटिलिटी यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, क्या कहीं पे नया घर खरीदना मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो बेसिकली इसके ऊपर में बेस करके हमें अपने डेली लाइफ में जो डिसीज़न है वो यहाँ पे लेना चाहिए। ये है बेंथम का यूटिलिटेरियनिज्म का कंसेप्ट। अब बेंथम के साथ साथ और भी यहाँ पे मतलब बेसिकली जो ऑथर्स थे या फिर स्कॉलर्स थे जो कि इस थॉट ऑफ स्कूल को सपोर्ट करते थे, बट बेसिकली यही है बेंथम का थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। सो यूटिलिटेरियनिज्म इज एन इंग्लिश फिलोसफी. इट प्लेड एन important role in the first half of the 19th century. It affected the reforms of the far-reaching character in the legal, economic, and political spheres. David Hume was the founder of this theory, and it was professed by Priestley, Hudson, and Palby. Helvetius and Beccaria contributed it, but it was first aroused and popularized by Jeremy Bentham. अब बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बेसिक जो चीज़ है वो थर्ड पैरा से है. बेंथम स्टार्टेड विद द प्रिजम्पशन दैट ही चेरिश्ड डिजायर ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज टू एम्ब्रेस प्लेजर एंड हैप्पीनेस. मतलब कोई चीज़ किसी आदमी को कितना खुशी और
कितना ज़्यादा दुख दे रही है या फिर कितना ज़्यादा वो उसे यूटिलिटी दे रही है, इसी के ऊपर में बेस करके ये सब किया गया। मैन बाय नेचर इज रिपल्सिव टू माइजरीज एंड पेन्स, ही ऑलवेज ट्राइज टू कीप अवे पेन, सो एवरी मैन सीक्स pleasure and avoids pain. He believed that everything in the society should be considered in terms of utility. To him utility meant maximum pleasure and happiness. मतलब हर एक चीज़ को यूटिलिटी या फिर किसी भी चीज़ के यूजफुलनेस के ऊपर में हमें देखना चाहिए कि वो चीज़ हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल है या फिर वो चीज़ हमारे लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। According to him, nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pleasure and pain. It is for them alone to point out what we ought to do as well as to determine what we shall do. So for Bentham, everything was to be valued, measured and accepted only in terms of pleasure and happiness. So utility to him is synonymous with pleasure. मतलब कोई चीज़ हमें कितना यूटिलिटी दे रही है या फिर मोर स्पेसिफिकली किसी चीज़ को करके हमें कितना ज़्यादा प्लेजर या फिर खुशी या फिर हैप्पीनेस मिल रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग कोई भी काम यहाँ पे करेंगे। So he said that utility of all laws and actions of our legislature should be measured in terms of happiness and pleasure which they give. मतलब बेसिकली प्लेजर के ही हिसाब से सब कुछ को हमें यहाँ पे तौलना है, ठीक है। अब अगर फैक्टर्स ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी, अब हमने तो कह दिया कि हमें सब चीज़ को यूटिलिटी के ऊपर में देखना है, बट हम समझेंगे कैसे। सबसे पहला है इंटेंसिटी मीन्स efficaciousness or ability to produce intended result. Duration means length of time, how long the pleasure or pain lasts. Certainty means consideration of surety and definiteness. Perpetuity means nearness. प्योरिटी मीन्स अनमिक्स्ड और कंडीशनल। मतलब बेसिकली बेंथम ने ये कहा कि किसी भी चीज़ के हिसाब से अगर हमें यहाँ पे ये देखना है कि वो चीज़ हमें यूटिलिटी देता है, तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वो चीज़ हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है या फिर उस फ़ायदा का इंटेंसिटी कितना है, फिर वो ड्यूरेशन कितना है, मतलब वो जो हम फ़ायदे की बात कर रहे हैं वो कितने लंबे समय तक हमारे पास है, फिर सर्टेनिटी की बात कर रहे हैं, मतलब वो हमारे पास में अगर रहेगा भी लंबे समय के लिए तो वो क्या लंबे समय में अच्छा खासा टाइम के लिए रहेगा या फिर ऐसा होगा कि कभी रहा कभी नहीं रहा। और उसके बाद रहा प्रोपेंक्विटी मीन्स नियरनेस, मतलब वो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूटिलिटी का, वो यूटिलिटी हमारे पास में रहेगा या फिर दूर रहेगा, मतलब वो हमसे कितना पास रहेगा। और प्योरिटी का मतलब वो जो यूटिलिटी है वो बेसिकली यहाँ पे मतलब वो जो यूटिलिटी या फिर जो यहाँ जिस फायदे की हम बात कर रहे हैं वो क्या सचमुच फ़ायदा होगा या फिर वो सिर्फ ऊपर से जो है वो फ़ायदा दिखाई देगा। फिर एफिशिएंटी मीन्स कैपेसिटी ऑफ बीइंग प्रोडक्टिव ऑफ बियरनेस, ये जो यूटिलिटी है ये हमें कुछ बढ़िया बना रहा है कि नहीं बना रहा है। और एक्सटेंसिवनेस मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडेड, और ये जो यूटिलिटी है वो बेसिकली कितने और लोगों को यूटिलिटी दे रही है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे जो है ये काम करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो ये था बेंथम ने यही कहा कि हर एक चीज़ को यूटिलिटी के हिसाब से देखो या फिर वो चीज़ हमें कितना नुकसान या फिर फ़ायदा पहुंचा रही है उसके हिसाब से देखो, ना कि इस चीज़ के हिसाब से कि ये चीज़ हमारे लिए, मतलब हर एक चीज़ को हमें उसके यूटिलिटी के ही हिसाब से देखना है कि मैं ये चीज़ खरीद रहा हूँ तो ये मेरे लिए कितना फ़ायदेमंद है और या फिर कितना नुकसानदायक है, ठीक है। अब उसने एक बात कहा कि ये जो चीज़ है इसको मैथमेटिकली भी यहाँ पे काउंट किया जा सकता है, मतलब प्लेजर और जो पेन है वो मैथमेटिकली भी उनको हम नंबर्स के भी हिसाब से ये कर सकते हैं कि ये चीज़ हमें यहाँ पे प्लेजर दे रहा है या फिर ये चीज़ हमें यहाँ पे पेन दे रहा है। बट अब ये यहाँ पे कैसा था ये हमें मतलब ये वो कभी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये जो क्वांटिटेटिव चीज़ है वो यहाँ पे कैसे होगा, ठीक है। फिर बेंथम ने जो है यहाँ पे चार सैंक्शंस के बारे में बात किया था। वो ये था कि मतलब बेसिकली कोई भी चीज़ हमें जो बेसिकली जो यूटिलिटी दे रही है या फिर जो प्लेजर या फिर जो हमें पेन दे रही है वो मेनली इन चार तरीकों में ही आता है। पहला है फिजिकल और नेचुरल, मतलब जो कि उस चीज़ के साथ आना ही है। द फिजिकल और नेचुरल सैंक्शन कंप्राइजेस द प्लेजर एंड पेन विच हैव बीन गिवन बाय नेचर और एक्सपीरियंस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर एंड विच आर नॉट ऑब्टेन्ड इन एनी ह्यूमन एफर्ट। मतलब बेसिकली तुम अब फॉर एग्जाम्पल
मान के चलो कि तुम एक डिसीजन लेते हो कि तुम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालोगे ही। अब वहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है कि तुमको जो है ये मिलेगा, जो पेन है वो मिलेगा। तो ये फिजिकल या फिर नेचुरल सैंक्शन हो गया, मतलब जो चीज़ नेचुरली ही हमें मिलेगी वो हमें होगा ही। अब जैसे मैं कोई घर खरीदता हूँ, तो घर खरीदने से मैं बाहर के खराब वेदर से बचा रहूँगा, चोर डकैतों से बचा रहूँगा, ठीक है, मुझे सोने के लिए एक घर मिलेगा, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। तो जो चीज़, जो प्लेजर और पेन किसी चीज़ के अंदर में इनहेरिटेड रहती है, पहले से ही रहती है, वो फिजिकल और नेचुरल सैंक्शन के ही केस में यहाँ पे आता है। फिर अगर बात करते हैं मॉरल और पॉपुलर सैंक्शन, द मॉरल सैंक्शन इम्प्लाइज द सैंक्शन बाय द हैंड्स ऑफ आवर फेलो बींग्स prompted by the feeling of goodwill और hatred, contempt और regard। मतलब मॉरल सैंक्शन का मतलब जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे जो हमें सैंक्शन मिलता है वो मॉरल सैंक्शन के अंदर में आता है। फिर है पब्लिक और लीगल सैंक्शन, मतलब हम जब एक सोसाइटी के तरीके से रहते हैं तो उस समय पे जो हमें प्लेजर और पेन वगैरह मिलता है वो पब्लिक और लीगल सैंक्शन की वजह से आता है। और रिलीजियस सैंक्शन मतलब रिलीजियन में रह करके जो हमें प्लेजर और पेन वगैरह मिलता है वो इसके अंदर में यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बेसिकली ये सब, हाँ लास्ट में हम बस यहाँ पे क्रिटिसिज्म को बेसिकली बता देंगे। अब ये जो बेंथम का जो कंसेप्ट था, इसके जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ वो सबसे पहले यही था कि ये ओवर सिंप्लीफाइड है। ओवर सिंप्लीफाइड इस तरीके से कि बेंथम ने जो ये कहा कि हर एक चीज़ को यूटिलिटी के हिसाब से देखो, कोई चीज़ हमें यहाँ पे कितना ज़्यादा फ़ायदा या फिर कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है इसके हिसाब से देखना, ये एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फ़ायदा नहीं पहुँचाती फिर भी हमें उन चीज़ को लेना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें दुनिया भर का नुकसान देती है फिर भी हमें उसे रखना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही मतलब ऐसा कहते ना कि हर एक चीज़ को यूटिलिटी के ही हिसाब से देखो, ये ठीक नहीं है। फिर पीपल आर नॉट ऑलवेज मोटिवेटेड बाय यूटिलिटी ओनली, ये तो एक बहुत बड़ा बात है। अब मान के चलो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब उनको मान के चलो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ये पड़ जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। जब उनके ऊपर मेरा ज़िंदगी भर का कमाई लग जाता है। अब अगर देखा जाए तो ये तो मुझे किसी भी तरीके का यूटिलिटी नहीं दे रहा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने पापा के ऊपर में खर्चा करना बंद कर दूंगा। तो ये इसका एक ये है, दिस इज़ अ क्रिटिसिज्म कि हर एक जगह पे यूटिलिटी या फिर ये प्लेजर और पेन, ये सारी चीज़ें हर एक जगह पे अप्लाई नहीं की जा सकती है। लास्ट में इट इज़ अ मटीरियलिस्टिक थ्योरी, हर एक चीज़ को ये देखना कि भाई ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रही है, ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, ये काफ़ी एक मटीरियल चीज़ है। क्योंकि हर एक चीज़ को ऐसे तरीके से देखना ठीक नहीं है ना कि ये चीज़ हमें इतना ज़्यादा ये फ़ायदा दे रही है तो इसको रखो, ये चीज़ हमें नुकसान दे रहा है तो इसको रखो। तो ये तो एक बहुत मटीरियल चीज़ हो गया कि सिर्फ हम अपना यहाँ पे फ़ायदा और नुकसान ही देख रहे हैं। फिर he has not pleaded for collective pleasure, he has failed to understand the importance of collective pleasure, he has given importance only to individual pleasure। हाँ, अब यहाँ पे ये बोला गया है कि आदमी को सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेना चाहिए जो कि उसे खुद दे रहा है, मतलब he should choose only those things which are pleasurable for him। बट एक आदमी को हमेशा वही चीज़ नहीं चूज करना चाहिए जो कि सिर्फ उसी के लिए, मतलब उसी के लिए प्लेजर और पेन लेकर के आता हो। हमें कई बार सोसाइटी के भी हिसाब से सोचना पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं ये कहा गया है। फिर है कि प्लेजर हैज़ नो यूनिवर्सल कैरेक्टर, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीज़ मेरे लिए यहाँ पे प्लेजरेबल है वो बाकी के लिए प्लेजरेबल नहीं होगा। तो ये जो प्लेजर और पेन की यहाँ पे बात की गई है बेंथम के द्वारा, ये है क्या, मतलब बेसिकली बेंथम ने तो ये कह दिया कि हर चीज़ का जो है वो यूटिलिटी देखो, कोई भी चीज़ हमें कितना प्लेजर दे रही है या फिर कोई भी चीज़ हमें कितना ज़्यादा पेन दे रही है उसको देखो, बट ये प्लेजर और पेन है क्या। मेरे लिए जो प्लेजर है वो दूसरे के लिए नहीं होगा। अब जैसे छोटा बच्चा जो है, अगर तुम उसको एक छोटा सा खिलौना खरीद के दे देते हो तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लेजर देगा, बट अगर मेरी बात की जाए तो मेरे लिए वो कोई प्लेजर नहीं देने वाला है। तो प्लेजर क्या है और यहाँ पे ये क्या है, व्हाट इज़ प्लेजर एंड व्हाट इज़ पेन, ये तो हमें कभी समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे बात है, ठीक है। फिर ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर कैनॉट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस।
और ये एक बात, इट इन आवर एक्चुअल सोशल लाइफ वी फाइंड दैट देयर आर फ्यू एक्शंस विच प्रोड्यूस्ड greatest happiness but not to the greatest number of people, and there are few actions which give less happiness to greatest number of people. मतलब बेंथम ने जो कहा कि जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्लेजर दे उन्हीं चीज़ों को लेना, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को जो है वो प्लेजर नहीं देती है, बट स्टिल उन चीज़ों को यहाँ पे कंटिन्यू किया जाता है। अब जैसे जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे जो लोगों को यहाँ पे बंद कर दिया गया, घरों के अंदर में मास्क पहन के जाओ, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करो, ग्लव्स पहनो, ये सारी चीज़ें किसी को भी वहाँ पे प्लेजर नहीं दे रही थी, कोई भी उस बात से यहाँ पे खुश नहीं था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको यहाँ से अलग कर देते हैं। फिर मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ऑफ प्लेजर एंड पेन कैन नॉट बी पॉसिबल। ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी चीज़ मतलब प्लेजर और पेन को हम लोग मैथमेटिकली नहीं ये कर सकते हैं। वी कैन नॉट कैलकुलेट, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो एक इमटेरियल चीज़ है, तो इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना, जैसे किसी चीज़ का जो वेट है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लाया जा सकता है कि ये चीज़ इतने किलो का है, ये चीज़ इतने ग्राम का है, बट ये चीज़ इतना प्लेजर और इतना ज़्यादा वो पेन देता है, ये हम कैसे निकालेंगे? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब उसके ऊपर में क्रिटिसिज्म लगाया गया था। ठीक है, अभी लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो बेसिकली नेचर है वो बताओ। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ये उन बॉडीज़ के द्वारा यहाँ पे बनाया जाता है जिनके पास जो पावर है वो जिनके पास जो पावर है वो डेलीगेट किया जाए, तो वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पावर वहाँ से आता है। ठीक है, दे आर मेड एज पर द प्रिंसिपल पार्लियामेंट्री एक्ट, मतलब बेसिकली जो भी यहाँ पे जो मेन पार्लियामेंट्री एक्ट होता है उसी के हिसाब से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनता है। उसका जो स्कोप और पावर है वो उसके बाहर नहीं जा सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन इनेबलिंग और पेरेंट एक्ट, मतलब जो मेन एक्ट है उसको यहाँ पे पावर देने का काम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करता है। इट कंटेन्स मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल नेसेसरी टू इंश्योर दैट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट विल ऑपरेट सक्सेसफुली। मतलब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में और भी अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हो सकती है, और इट मे बी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल काउंसिल्स और कोर्ट्स। और जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है वो मेन लेजिस्लेचर बॉडी के अलावा जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे कोई सरकारी डिपार्टमेंट हो गया, लोकल काउंसिल वगैरह हो गया, तो उनके थ्रू जो है इनको ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अब ये था हमारा लास्ट चैप्टर जो कि है लेजिस्लेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिस्लेशन। इसमें जो वो यूटिलिटेरियनिज्म वाला जो क्वेश्चन था वो थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर के किसी पॉलिटिकल साइंस के उसमें से वो मतलब हाँ शायद थर्ड सेमेस्टर के ही वो पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है वो मुझे पता नहीं, बट उसका आने का चांसेस है, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पे करवा दिया।